जिले का नाम था फतेहपुर। उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला जहां गंगा की धारा अभी भी बहती थी, लेकिन लोगों की उम्मीदें सूख चुकी थीं। सरकारी अस्पताल, जिसका नाम था जिला चिकित्सालय फतेहपुर, बाहर से बड़ा सा सफेद भवन दिखता था। अंदर घुसते ही बदबू, रोने की आवाजें और लंबी कतारें स्वागत करती थीं। जिलाधिकारी अनन्या शर्मा सिर्फ 34 साल की थीं, लेकिन उनकी आंखों में वो आग थी जो आईएएस की ट्रेनिंग में जलती रहती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से टॉप किया, फिर LBSNAA मसूरी। हर कोई कहता था, अनन्या मैडम सख्त हैं लेकिन इंसान हैं। वो सुबह 6 बजे दौड़ लगाती, 7 बजे ऑफिस और रात 11 बजे तक फाइलें देखती। लेकिन पिछले 3 महीनों से उनके डैशबोर्ड पर एक ही शिकायत बार बार आ रही थी। सरकारी दवाइयां गायब हो जाती हैं, डॉक्टर प्राइवेट दवा लिख देते हैं, गरीब मर रहा है लेकिन दवा नहीं मिलती। अनन्या ने कई बार CMO को बुलाया, रिपोर्ट मांगी, ऑडिट करवाया। हर बार जवाब एक ही, मैडम स्टॉक की कमी है, बजट कम है। लेकिन अनन्या को यकीन था कि कुछ गड़बड़ है। एक शाम जब वो अपने बंगले के बगीचे में चाय पी रही थीं, उनका PA राकेश आया। मैडम, आज फिर एक शिकायत आई। फतेहपुर के गांव लखनपुर से रामदास की पत्नी की मौत हो गई। बच्चा प्रीमैच्योर था। अस्पताल में कहा गया फ्री इंजेक्शन नहीं है, बाहर से खरीदो। 800 रुपए का इंजेक्शन। वो गरीब किसान था। अनन्या की मुट्ठी भींच गई। राकेश, कल से मैं छुट्टी पर हूं। ऑफिशियली कोई नहीं जानना चाहिए। मैडम, आप क्या करने वाली हैं? अनन्या मुस्कुराई। सच देखने जा रही हूं। अगला दिन अनन्या ने अपना IAS वाला लुक पूरी तरह छोड़ दिया। सादी सलवार कमीज, पुराना दुपट्टा, चेहरे पर हल्का सा कालिख का निशान, बाल बिखरे हुए। उन्होंने खुद को सीमा देवी नाम दिया। 28 साल की गरीब मजदूर औरत, जिसका पति दिल्ली में मजदूरी करता है और वो अपने 4 साल के बेटे राहुल के बुखार के लिए आई है। उन्होंने एक छोटा सा बैग लिया जिसमें सिर्फ 300 रुपए, कुछ पुरानी दवाइयां और एक छोटा डिजिटल रिकॉर्डर जो बहुत छुपा हुआ था, रखा। फोन घर पर छोड़ दिया, सिर्फ एक पुराना बटन फोन। सुबह 8 बजे वो बस से उतरी और अस्पताल की तरफ पैदल चली। लाइन इतनी लंबी थी कि गेट के बाहर ही शुरू हो गई थी। धूल, पसीना और मक्खियां। भाभी, कहां से आई हो? एक औरत ने पूछा, जो खुद अपने बच्चे को गोद में लिए खड़ी थी। लखनपुर से, बेटे को तेज बुखार है। अनन्या ने राहुल वाला रोल प्ले किया। वो असल में एक गुड़िया लेकर आई थी जिसे कंबल में लपेट रखा था। लाइन में घंटों इंतजार। दोपहर हो गई। आखिरकार OPD नंबर मिला, 347 डॉ। विजय गुप्ता की केबिन। डॉ गुप्ता 48 साल के थे, मोटे, चश्मा लगाए, चेहरा लाल। उनके सामने एक टेबल पर ढेर सारी फाइलें और एक छोटा सा नोटबुक। क्या समस्या है? डॉक्टर ने बिना सिर उठाए पूछा। सर, बेटे को कल रात से तेज बुखार है, खाना नहीं खा रहा। अनन्या ने कांपती आवाज में कहा। डॉक्टर ने गुड़िया को देखा भी नहीं, सिर्फ स्टेथोस्कोप लगाकर हल्का सा सुन लिया। इन्फेक्शन है। ये दवा लिखता हूं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, पैरासिटामॉल सिरप और एक इंजेक्शन। बाहर से ले आओ। अनन्या ने हिम्मत करके पूछा, सर, सरकारी दवा नहीं मिलेगी? हम गरीब हैं। डॉक्टर ने पहली बार तिरछी नजर से देखा। सरकारी स्टॉक खत्म है, कल आएगा। अभी प्राइवेट ले लो, दवा की दुकान गेट के बाहर है। अनन्या ने नोट लिखा लिया। दवा का नाम अमोक्सिक्लाव 625, 10 टैबलेट, कीमत 180 रुपए। वे बाहर निकली। गेट के पास ही मेडिकेयर फार्मेसी नाम की दुकान थी। ये दवा दो भाई। अनन्या ने प्रिस्क्रिप्शन दिखाया। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो सरकारी दवा है, लेकिन हम प्राइवेट में बेचते हैं, 220 रुपये। अनन्या चौंक गई। सरकारी वाली तो फ्री होती है ना? अरे भाभी, यहां फ्री कुछ नहीं, डॉक्टर साहब ने लिखा है ना। अनन्या ने पैसे दिए और दवा ली, लेकिन उन्होंने नोटिस किया कि दवा की स्ट्रिप पर कोई सरकारी स्टैंप नहीं था। दूसरा दिन, अनन्या अब रोज अस्पताल आने लगी, कभी खुद को मरीज बनाकर, कभी किसी गरीब औरत के साथ रिश्तेदार बनकर। उन्होंने देखा, स्टोर रूम के बाहर ट्रॉली में दवाइयां लोड हो रही थीं, लेकिन OPD में नहीं आ रही थीं। एक नर्स ने एक पेशेंट से कहा, डॉक्टर साहब के पास 500 रुपए एक्स्ट्रा दो तो अच्छी इंजेक्शन लगाएंगे। एक बूढ़े किसान को हार्ट अटैक आया, लेकिन ICU में बेड नहीं था। बाद में पता चला
आईसीयू में सिर्फ पैसे वाले पेशेंट्स को जगह मिलती है। तीसरे दिन अनन्या ने एक औरत से दोस्ती की, सावित्री, जो रोज आती थी अपने पति के किडनी फेलियर के इलाज के लिए। बहन, यहां सब लूट है। डॉक्टर गुप्ता और फार्मासिस्ट मिले हुए हैं, सरकारी दवा बाहर बेच देते हैं। अनन्या ने पूछा, सबूत है? सावित्री ने फुसफुसाकर कहा, रात को 10 बजे पीछे वाले गेट से एक सफेद बोलेरो आती है, दवाइयां लोड होती हैं। अनन्या ने फैसला किया, आज रात वो खुद देखेंगी। रात 9:30 बजे अनन्या अस्पताल के पीछे वाले पुराने पेड़ के नीचे छुपी हुई थी। साड़ी में कैमरा छुपा रखा था, छोटा स्पाई कैमरा जो उन्होंने पहले से मंगवाया था। 10-15 बजे एक सफेद इनोवा आई। ड्राइवर उतरा, अस्पताल का स्टोर कीपर रमेश, फिर डॉ गुप्ता भी आए। आज 20 बॉक्स एंटीबायोटिक, 30 बॉक्स इंसुलिन और 20 पैकेट सर्जिकल ग्लव्स, डॉक्टर ने कहा। रमेश ने गिनकर सामान लोड किया। पैसे गिने गए, 2.5 लाख रुपए नोटों में। अनन्या के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने सब रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन तभी, कौन है वहां? रमेश की आवाज आई। अनन्या भागी, लेकिन अंधेरे में उनका पैर फिसल गया। वे गिर पड़ी। डॉ गुप्ता और रमेश तेजी से आए। ये तो वही औरत है जो 3 दिन से रोज आ रही है, डॉक्टर ने पहचाना। अनन्या ने हिम्मत जुटाई। मैं सीमा हूं, बस दवा लेने आई थी। लेकिन डॉक्टर ने उनका बैग छीना। अंदर से रिकॉर्डर निकला। ये तो जासूस है, रमेश चिल्लाया। डॉ गुप्ता की आंखें सिकुड़ गईं। इसे पकड़ो, कल सुबह तक कोई नहीं जानना चाहिए। वे अनन्या को घसीटकर अस्पताल के पुराने स्टोर रूम में ले गए। कमरा अंधेरा, सिर्फ एक बल्ब, हाथ पैर बांध दिए। कल देखते हैं तू कौन है, डॉक्टर ने कहा और ताला लगाकर चले गए। अनन्या अकेली थी, हाथों में रस्सी, लेकिन उनकी आंखों में आग थी। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, उन्होंने खुद से कहा। अनन्या स्टोर रूम के ठंडे फर्श पर बैठी थी। उनके हाथ अब आधे खुल चुके थे। रस्सी पुरानी थी, बार बार घिसने से ढीली पड़ गई थी। बाहर कुत्ते भौंक रहे थे और दूर कहीं मुर्गे की आवाज आ रही थी। सुबह होने वाली थी। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही विचार घूम रहा था, मुझे बाहर निकलना है, फतेहपुर के लोगों को सच्चाई बतानी है। उन्होंने आखिरी जोर लगाया। रस्सी टूट गई, पैरों की रस्सी भी खोल ली। कमरे में अंधेरा था, लेकिन एक छोटी सी खिड़की से हल्की रोशनी आ रही थी। अनन्या उठी और दीवार के सहारे चलने लगीं। उनके घुटने छिल गए थे, लेकिन दर्द को उन्होंने इग्नोर कर दिया। तभी बाहर ताला खुलने की आवाज आई। दरवाजा खुला। रमेश अंदर आया, हाथ में एक बोतल और कपड़ा लेकर। सुबह हो गई है, अब तेरी असली पहचान पता कर लेंगे, उसने कहा। अनन्या ने एक पुराना लोहे का रॉड उठाया जो स्टोर में पड़ा था और पूरे जोर से रमेश के सिर पर मारा। रमेश बेहोश होकर गिर पड़ा। अनन्या ने उसकी जेब से चाबियां लीं और बाहर निकल गईं। हॉस्पिटल का पिछला हिस्सा अभी सुनसान था। अनन्या दीवारों के सहारे भागी। गेट पर पहरा था, लेकिन उन्होंने पीछे वाले छोटे गेट से बाहर निकलने का रास्ता चुना। बस स्टैंड तक पहुंचते पहुंचते उनका सांस फूल रहा था। उन्होंने एक पान की दुकान से 10 रुपए का कॉल किया और अपने पीए राकेश को फोन लगाया। राकेश, मैं अनन्या बोल रही हूं। अस्पताल के स्टोर रूम में थी। सबूत मेरे पास हैं, तुरंत विश्वसनीय टीम लेकर आओ। और हां, कोई भी इस बात को लीक मत होने देना। राकेश की आवाज कांप गई। मैडम, आप ठीक तो है ना? लेकिन अब खेल शुरू होता है। सुबह 8 बजे डीएम बंगला अनन्या वापस अपने बंगले में पहुंच चुकी थी। नहाकर यूनिफॉर्म पहनकर वो फिर से जिलाधिकारी अनन्या शर्मा बन गई थी। लेकिन उनके चेहरे पर अब वो चोट के निशान थे जो छुप नहीं रहे थे। राकेश और 3 विश्वसनीय सब इंस्पेक्टर आ चुके थे। अनन्या ने पूरा रिकॉर्डिंग प्ले किया, दवाइयों की खेप, पैसे की गिनती, सब कुछ। सर, ये तो बड़ा स्कैम है, एक इंस्पेक्टर बोला। अनन्या ने आदेश दिया, आज दोपहर 2 बजे जिला चिकित्सालय में छापा मारा जाएगा। सीएमओ डॉ विजय गुप्ता, स्टोर कीपर रमेश और मेडिकेयर फार्मेसी के ओनर, सबको हिरासत में लिया जाएगा। मीडिया को सूचना मत दो। पहले एक्शन, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन अनन्या को अंदाजा नहीं था कि तूफान अभी बाकी था। दोपहर 1:42 बजे पुलिस वैन और डीएम की गाड़ी अस्पताल के गेट पर पहुंची। अंदर हड़कंप मच गया। डॉ गुप्ता अपने केबिन में थे। जब उन्हें खबर मिली तो उनका चेहरा सफेद पड़ गया।
ये सीमा वाली औरत वो डीएम थी। उन्होंने फोन उठाया और किसी बड़े नेता को कॉल किया। एमएलए साहब, प्रॉब्लम हो गई है। छापा शुरू हुआ। स्टोर रूम से सैकड़ों बॉक्स सरकारी दवाइयां बरामद हुईं। एंटीबायोटिक्स, इंसुलिन, कैंसर की दवाइयां, ऑक्सीजन सिलेंडर। फार्मेसी से भी छापा मारा गया। डॉ गुप्ता को गिरफ्तार करते समय वो चिल्ला रहा था, ये झूठ है, डीएम मैडम मुझे फंसा रही हैं। लेकिन सबूत बहुत मजबूत थे। अनन्या खुद ओपीडी में खड़ी थी। गरीब मरीज उन्हें देखकर हैरान थे। सीमा बहन, आप डीएम हो? सावित्री ने आंखों में आंसू लेकर कहा। अनन्या ने सावित्री को गले लगाया। हाँ बहन, अब कोई गरीब दवा के लिए नहीं मरेगा। लेकिन तभी एक नर्स दौड़ती हुई आई। मैडम, आईसीयू में डॉ प्रिया मेहता पर हमला हुआ है। आईसीयू का सीन। डॉ प्रिया मेहता, वही सच्ची डॉक्टर जो अनन्या को पहले शक हुआ था, घायल हालत में पड़ी थी। उनके सिर पर चोट थी। मैडम, गुप्ता के लोग, उन्होंने मुझे धमकाया था कि चुप रहूं। मैंने आपको मदद करने की कोशिश की थी, प्रिया ने कमजोर आवाज में कहा। अनन्या ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई। प्रिया को बेहतर अस्पताल शिफ्ट किया गया। इसी बीच खबर फैल गई। फतेहपुर के गांवों से सैकड़ों लोग अस्पताल के बाहर जमा हो गए। डीएम मैडम जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, लेकिन कुछ लोग जो गुप्ता के गुंडे थे पत्थर भी फेंक रहे थे। अनन्या माइक लेकर बाहर आईं। फतेहपुर के भाइयों और बहनों, आज से यह अस्पताल गरीबों का है। जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। मैं वादा करती हूं, अगले 30 दिनों में हर दवा का स्टॉक चेक होगा। हर डॉक्टर की जिम्मेदारी तय होगी। भीड़ तालियां बजा रही थी। रात 10 बजे अनन्या थकी हुई थी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। राकेश ने रिपोर्ट दी। मैडम, डॉ गुप्ता ने कबूल कर लिया है, लेकिन वो कह रहा है कि ये सिर्फ टॉप का आइसबर्ग है। फतेहपुर से लेकर लखनऊ तक का नेटवर्क है। कुछ बड़े नेता और सप्लाई कंपनी शामिल हैं। अनन्या चौंक गई। मतलब? मैडम, कल एक पेन ड्राइव मिली है गुप्ता की अलमारी से। उसमें नाम है एमएलए, एक मंत्री का रिश्तेदार और एक बड़ी फार्मा कंपनी। अनन्या ने पेन ड्राइव ली। जब उन्होंने कंप्यूटर पर खोला तो उनके हाथ ठंडे पड़ गए। न सिर्फ दवाओं का घोटाला, बल्कि फर्जी बिल, घूस और कुछ गंभीर मरीजों की मौत को छुपाने के सबूत भी थे। तभी उनका फोन बजा। नंबर प्राइवेट था। अनन्या शर्मा, बहुत आगे निकल गई हो, रुक जाओ, वरना तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की सुरक्षा की गारंटी नहीं। अनन्या ने शांत स्वर में जवाब दिया। जो डरता है वो कभी सच नहीं बोलता। मैं आगे बढ़ूंगी। कॉल कट गई। अनन्या का अभियान, रोज अस्पताल का दौरा, स्टॉक ऑडिट, डॉक्टरों की मीटिंग। एक ईमानदार डॉक्टरों की टीम बनाई। डॉ प्रिया, जो अब रिकवर कर चुकी थी, को नोडल ऑफिसर बनाया। रुक्मिणी, 65 साल की विधवा, जिसकी आंख की सर्जरी रुक गई थी क्योंकि दवा महंगी थी। अनन्या ने खुद खर्चा उठाया और सर्जरी करवाई। छोटू, 7 साल का लड़का, ल्यूकेमिया पेशेंट, सरकारी दवा की वजह से उसकी हालत सुधरी। रामदास, जिसकी पत्नी मर गई थी, अनन्या ने उसके परिवार को मुआवजा और नौकरी दिलाई। सस्पेंस और खतरा। अनन्या पर 2 बार हमले की कोशिश हुई। एक बार कार में ब्रेक फेल, दूसरी बार घर के बाहर संदिग्ध व्यक्ति, लेकिन उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। मीडिया और पॉलिटिक्स। कुछ चैनल अनन्या को हीरो बता रहे थे, कुछ कह रहे थे आईएएस अधिकारी सरकारी डॉक्टरों का मनोबल तोड़ रही हैं। लखनऊ से प्रेशर आया, मैडम केस सेटल करो। अनन्या का इमोशनल सफर। रात को अकेले बैठकर वो अपनी मां की याद करती, जिनकी मौत अस्पताल की लापरवाही से हुई थी। मैं वो सब नहीं होने दूंगी जो मेरे साथ हुआ। डॉ प्रिया और अनन्या की दोस्ती। दोनों रात को प्लानिंग करती। प्रिया बताती, मैडम गुप्ता अकेला नहीं था। सप्लाई कंपनी हेल्थ केयर सॉल्यूशंस पूरे यूपी में ऐसा कर रही है। फतेहपुर कोर्ट में डॉ गुप्ता और रमेश पर चार्जशीट दाखिल हुई, लेकिन उसी दिन लखनऊ से एक बड़ा आदेश आया, डीएम अनन्या शर्मा को ट्रांसफर। अनन्या ने इस्तीफा देने की सोची, लेकिन फिर रुकी। नहीं, मैं लड़ूंगी। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को पूरा रिपोर्ट भेज दिया, साथ में पेन ड्राइव। रात को फतेहपुर के अस्पताल में एक बड़ा फंक्शन रखा गया, स्वास्थ्य अभियान 2026। अनन्या मुख्य अतिथि थीं। हजारों लोग जमा थे। फंक्शन के बीच अचानक लाइट चली गई।
अंधेरे में गोली चलने की आवाज आई। भीड़ में दहशत फैल गई। अनन्या को सुरक्षा ने घेर लिया, लेकिन गोली अनन्या को नहीं लगी, प्रिया को लगी, जो अनन्या के सामने खड़ी थी। प्रिया! अनन्या चीखीं। प्रिया गिरते हुए बोली, मैडम, लड़ना मत, रुकना। अस्पताल में हंगामा मच गया। पुलिस ने 2 हमलावरों को पकड़ा। दोनों गुप्ता के गुंडे निकले। अनन्या ने माइक लिया। लाइट वापस आ गई थी। फतेहपुर वासियों, आज मेरी बहन प्रिया ने मेरी जान बचाई है, लेकिन यह लड़ाई अब व्यक्तिगत नहीं रही। यह फतेहपुर के हर गरीब की लड़ाई है। मैं वादा करती हूं, चाहे मुझे ट्रांसफर हो, चाहे जान चली जाए, मैं इस घोटाले की जड़ तक जाऊंगी। भीड़ में सन्नाटा छा गया। फिर जोरदार तालियां बजीं। अनन्या प्रिया के बेड के पास बैठी थी। प्रिया सर्जरी के बाद स्टेबल थी। बाहर अंधेरा था, लेकिन अनन्या की आंखों में नई रोशनी थी। अब असली लड़ाई शुरू होती है, बड़े लोगों तक। अनन्या प्रिया के आईसीयू बेड के पास बैठी थी। प्रिया की सर्जरी सफल रही थी, लेकिन गोली उनकी कंधे में लगी थी। मॉनिटर की बीप की आवाज कमरे में गूंज रही थी। बाहर फतेहपुर का पूरा प्रशासन अलर्ट पर था। मैडम, मैं ठीक हूं, प्रिया ने कमजोर मुस्कान के साथ कहा। लेकिन आप रुकिए मत, वो लोग बहुत ऊपर तक हैं। अनन्या ने प्रिया का हाथ थामा। बहन, तुमने मेरी जान बचाई। अब मैं वादा करती हूं, ये लड़ाई मैं जीत कर ही रहूंगी। राकेश दौड़ता हुआ अंदर आया। मैडम, लखनऊ से बहुत प्रेशर आ रहा है। चीफ सेक्रेटरी का फोन है। वो कह रहे हैं कि केस को शांतिपूर्वक सेटल करो। एमएलए और मंत्री के रिश्तेदार का नाम आने से सारा सिस्टम हिल गया है। अनन्या ने फोन उठाया। सर, अगर सच्चाई छुपाई गई तो फतेहपुर के हजारों गरीब रोज मरेंगे। मैं रिपोर्ट सीधे गवर्नर और सीबीआई को भेज रही हूं। फोन दूसरी तरफ से सख्त आवाज आई। अनन्या, तुम्हारी ट्रांसफर ऑन ऑर्डर तैयार है। कल सुबह तक ज्वाइनिंग दो। अनन्या ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, सर, मैं ट्रांसफर स्वीकार नहीं करूंगी। अगर मुझे सस्पेंड करना है तो कर दीजिए, लेकिन घोटाला मैं नहीं छुपाऊंगी। अगले 4 दिन फतेहपुर के अस्पताल को नई टीम दी गई। प्रिया को चीफ मेडिकल ऑफिसर अस्थाई बनाया गया। सरकारी दवाओं का स्टॉक डबल हो गया, लेकिन खतरा बढ़ता जा रहा था। एक रात अनन्या के बंगले पर अज्ञात लोग घुसने की कोशिश की। सुरक्षा ने उन्हें पकड़ लिया। पूछताछ में पता चला वे हेल्थ केयर सॉल्यूशंस कंपनी के गुंडे थे, जिसकी सालाना टर्नओवर 500 करोड़ थी और पूरे उत्तर प्रदेश में सरकारी सप्लाई का ठेका था। अनन्या ने खुद लखनऊ जाकर सीबीआई ऑफिस में अपनी पूरी रिपोर्ट, पेन ड्राइव, रिकॉर्डिंग और गवाहों की लिस्ट जमा की। प्रिया, सावित्री, रामदास और कई अन्य मरीज गवाह बने। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पता चला कि फतेहपुर के एमएलए राघव सिंह खुद इस घोटाले के मास्टरमाइंड थे। उन्होंने कंपनी से 8 करोड़ रुपए लिए थे। लखनऊ में हाईकोर्ट के बाहर भारी भीड़ जमा थी। अनन्या ने पीआईएल दायर की थी। फतेहपुर मेडिकल स्कैम। मीडिया के सैकड़ों कैमरे लगे थे। अंदर सुनवाई चल रही थी। अचानक कोर्ट परिसर में हंगामा मच गया। एमएलए राघव सिंह के समर्थक नारे लगा रहे थे, डीएम अनन्या मुर्दाबाद। कुछ लोग पत्थर फेंकने लगे। अनन्या बिना डरे बाहर आईं। उनकी साड़ी पर खून के छींटे थे। कोई पत्थर उन पर भी लगा था। मैं आज यहां खड़ी हूं फतेहपुर के उन मासूम बच्चों के लिए जिनकी दवाइयां चोरी हो गईं, उन माताओं के लिए जिन्होंने अपने बच्चों को दवा न मिलने से खोया। अगर मुझे मारना है तो मार दो, लेकिन सच्चाई नहीं मरेगी। भीड़ में सन्नाटा छा गया। फिर एक एक करके गरीब मरीज आगे आए। सावित्री, रामदास, छोटू की मां, सबने अपनी कहानियां सुनाई। तभी सीबीआई की टीम पहुंची। उन्होंने एमएलए राघव सिंह और कंपनी के एमडी को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने अनन्या की पीआईएल स्वीकार कर ली और सीबीआई को पूरे मामले की जांच का आदेश दे दिया। अनन्या फतेहपुर वापस लौटी। अस्पताल में स्वास्थ्य महोत्सव का आयोजन था। हजारों लोग जमा थे। प्रिया मंच पर थीं। अचानक बिजली चली गई। अंधेरा छा गया। इस बार गोली सीधी अनन्या की तरफ चली। अनन्या बच गई, लेकिन सुरक्षा गार्ड घायल हो गया। भीड़ में दहशत फैल गई। अनन्या ने माइक उठाया, यह आखिरी कोशिश है, लेकिन मैं डरती नहीं हूं। फतेहपुर के लोगों, आज से यह अस्पताल तुम्हारा है। कोई भी भ्रष्टाचार करेगा तो उसे सजा मिलेगी। पुलिस ने हमलावर को पकड़ लिया। वो रमेश का भाई निकला, जो फरार था। लाइट वापस आई।
अनन्या ने घोषणा की। आज से फतेहपुर जिले में अनन्या स्वास्थ्य योजना शुरू हो रही है। हर गरीब को फ्री दवा, फ्री जांच और 24 घंटे डॉक्टर की उपलब्धता। मैंने अपना पूरा सैलरी का एक हिस्सा इसमें लगाया है। जो भी आईएएस या डॉक्टर ईमानदारी से काम करेगा उसे मेरा पूरा समर्थन मिलेगा। भीड़ में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अनन्या मैडम जिंदाबाद, ईमानदार अधिकारी जिंदाबाद। 3 महीने बाद फतेहपुर जिला चिकित्सालय पूरी तरह बदल चुका था। नई दवाइयां, साफ सुथरा वार्ड, डिजिटल स्टॉक सिस्टम। डॉ प्रिया स्थायी सीएमओ बन गई थीं। सावित्री अस्पताल में ही हेल्पर की नौकरी पा चुकी थी। रामदास को मुआवजा और सहायता मिली। छोटू की सेहत सुधर रही थी। अनन्या को राज्य सरकार ने बेस्ट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अवार्ड दिया, लेकिन उन्होंने कहा यह अवार्ड फतेहपुर के गरीबों का है। एक शाम अनन्या अपने बंगले के बगीचे में बैठी थी। राकेश आया। मैडम, नई पोस्टिंग आ गई है। लखनऊ में स्पेशल टास्क फोर्स हेड। बड़े घोटालों की जांच करनी है। अनन्या मुस्कुराई। राकेश, तैयारी करो, सच्चाई की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। उन्होंने आकाश की तरफ देखा। गंगा की हवा चल रही थी। माँ, मैंने वो किया जो आप चाहती थीं। अब कोई माँ अपने बच्चे को दवा न मिलने से नहीं खोएगी। अब कोई माँ अपने कहानी बच्चे को समाप्त। दवा मिलने से नहीं खोएगी।